एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे हमने अपने एक्सरसाइज 4.3 का बेसिक और साथ ही किए थे कुछ और साथ ही कंप्लीट किए थे एग्जाम्पल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए वो था हमारा केस 2। 4.2 में हमने किया था केस 1। तो आज एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक में हम करने वाले हैं केस 3 टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन सभी केसेस में जो डिफरेंस है वो यही है आपका कि जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है। जैसे केस 2 जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया उसमें क्या था आपका 1/f(d) स्क्वायर करके एंड देन यहाँ पे था आपका sin ax या फिर cos ax। तो फॉर्म अलग थी, तो वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के अलग स्टेप्स फॉलो हुए केस 2 में। केस 3 में अब फॉर्म क्या रहेगी आपके पास 1/f(d) x रेज टू पावर m। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पार होगी m वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पार आपके नेगेटिव में नहीं जाएगी। क्लियर। तो अब देखते हैं इसके स्टेप्स क्या है इंटीग्रल फाइंड करने के। तो स्टेप नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है वो यही कि जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का वो क्या होता है आपका 1/f(d) इंटू में कैपिटल X। कैपिटल X क्या होता है, जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो राइट हैंड साइड होगी उस टर्म को हम नाम देते हैं कैपिटल X। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो कि सभी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में यूज होता है। तो केस 3 में जो आपको फॉर्म मिलने वाली है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वो क्या है 1/f(d) और x होगा आपका x रेज टू पावर m की फॉर्म में, जहां पे m है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो f(d) जो भी फंक्शन ऑफ d बनेगा आपका उसमें से जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है आपकी वो कॉमन ले लेनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल f(d) मैंने लिया है d² - 4। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्या लेना है 1/f(d). ठीक है, मैंने f(d) यहाँ पे लिया d² - 4। अब इसमें से लोएस्ट डिग्री की कौन सी टर्म है, इन दोनों में से ये वाली टर्म है, तो -4 को हम ले लेंगे कॉमन। तो जब आप -4 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा -1/4, यहाँ पे 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा d²/4। क्योंकि जब आपको यहाँ से -4 कॉमन लेना है तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई वाला तो आपका कॉमन आ गया, तो डिवाइड वाला आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा d²/4। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का d²/4 एक्चुअली, क्योंकि हमें क्या करना है -4 कॉमन लेना है ना। तो मल्टीप्लाई वाला जो -4 था वो आपने कॉमन ले लिया और डिवाइड वाला -4 आपका यहाँ पे रह गया और साथ में क्या बचेगा आपका यहाँ से +1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो लोएस्ट डिग्री की टर्म होगी f(d) में उसको ले लेना है कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। और कॉमन लेने के बाद आपके पास जो फॉर्म आएगी वो आएगी 1 प्लस, इस 1 को आगे लिख लेंगे इस टाइप से 1 - d²/4। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आएगी ना आपके पास इसको हम कंपेयर करेंगे 1 + -5d से। यहाँ पे आपके पास 1 आना चाहिए फर्स्ट टर्म में, ये फॉर्म लिखी हुई यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टर्म में आपके पास हमेशा 1 आना चाहिए और सेकेंड टर्म में फंक्शन ऑफ d कोई भी आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी साइन हो सकता है। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है कि ये फॉर्म आ गई। थर्ड स्टेप में इस फॉर्म को न्यूमरेटर में ले जाओ तो पार क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे जो इंडेक्स या पार आप कुछ भी बोल लो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। फिर उसको कर देना है आपको बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड। ये थर्ड स्टेप की बात कर रही हूँ मैं। सेकंड स्टेप में आपके पास ये फॉर्म आ गई 1 + -5d। इसको अब क्या करो थर्ड स्टेप में न्यूमरेटर में ले जाओ। तो क्या होता है, जैसे इसकी पार 1 है यहाँ पे, तो जैसे मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी -1 पार हो जाएगी। फिर उसको बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आपको एक्सपेंड कर देना है। और एक्सपेंड भी कहाँ तक करना है आपको, जब तक कि ये जो d है इसकी पावर m तक नहीं पहुंचती। साइड बाय साइड आपका ये भी तो चलेगा ना x रेज टू पावर m। मान लो इसकी पावर है 2, तो आपको एक्सपेंड भी वहीं तक करना है जहां पे आपकी जो हाईएस्ट जो टर्म्स की जो पावर है वो 2 हो, उससे आगे आप एक्सपेंड नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे वो अभी हम अपने एग्जाम्पल्स में देख लेंगे, क्योंकि उसके आगे की टर्म्स ना आपकी 0 बन जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं आपके केस 3 में पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन दिए गए हैं जो कि आपको इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें काफी काम आएंगे ये एक्सपेंशंस। तो 1 - d⁻⁻1 का एक्सपेंशन क्या है 1 + d + d² + d³ अप टू इंफिनिटी। 1 + d⁻⁻1 का क्या है, यहाँ पे ऑल्टरनेट साइंस हो जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेंशन, सेम इसी की तरह फर्स्ट वाले की तरह। सेकंड थर्ड में आपको गिवन है 1 - d⁻2 एंड फोर्थ में गिवन है 1 - d⁻3। तो -2 वाली पार में आपको क्या करना है 1 + 2d + 3d²। पार -2 है तो यहाँ पे भी आपको किससे 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे पार -3 है तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 वाली आप
स्किप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 एक्सपेंशन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस केस नंबर 3 पर बेस्ड एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हम करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 अभी इसके बाद करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करना है। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होती है वो होती है आपकी कैपिटल एक्स की वैल्यू। तो हम वही अपने बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं एंड देन हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल अकॉर्डिंग टू केस 3, ठीक है। जो भी फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है केस 3 ही लगेगा, जो भी हमारे पास फॉर्म होगी पर्टिकुलर इंटेग्रल की उसके अकॉर्डिंग हम जो भी अपने केसेस हैं फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है, हमें अपनी इक्वेशन को लिखना होता है सिम्बलिक फॉर्म में, इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसके प्लेस पे हम कैपिटल डी लिख देते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे ये 1 टाइम ऑपरेट हो रहा है तो डी वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले y कॉमन ले लो आप, तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2y आपने कॉमन लिया, x प्लस साइन एक्स एज इट इज रहेगा। ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं और वो कैसे करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, ये बन गया आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मतलब इस इक्वेशन को हमें करना होगा सॉल्व आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आपके 2 फैक्टर्स बनेंगे d+2 एंड d-1, ये 2 फैक्टर्स आपके बनेंगे, ठीक है। पेयर क्या बन जाएगा आपका -2d² है ना, तो माइनस का 2d प्लस का d और फिर उसमें से आप कॉमन ले लो, तो ये पेयर्स आपके यहाँ पे बन गए। अगर मैं यहाँ से रूट निकालू तो देखो d+2 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो d इज इक्वल्स टू -2 आएगा, d-1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो d इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके 2 रूट्स जो है वो आ चुके हैं, -2 एंड +1। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका टोटली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब दोनों ही रूट्स आपके रियल और डिफरेंट है, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो होता है c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x। 2 टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 रूट्स हैं, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपनी गिवन इक्वेशन का। c1e⁻m1 क्या है आपका 1, तो e⁻1x x रहेगा, प्लस c2 e⁻m2 है -2 तो e⁻−2x। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ में हमें फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है 1/f ऑफ d इंटू एक्स, यही होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो f ऑफ d की वैल्यू क्या होती है हमारी, तो y का जो कोफिशिएंट होता है वो होती है हमारी f ऑफ d की वैल्यू, तो 1/d² प्लस d -2 और x की वैल्यू क्या है x प्लस साइन एक्स। अब सबसे पहले तो जब आप इक्वेशन को देखते हो ना तो स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि वहाँ पे कितने केसेस यूज होंगे, कौन से केसेस यूज होंगे। तो जो यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास, सिंगल टर्म नहीं है, एक x है एक साइन x है। तो साइन एक्स वाला वही जो हमने केस 2 पढ़ा था वो केस यहाँ पे अलग से यूज होगा, और जो ये x है उसमें हम अब ये केस नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 केसेस चलने वाले हैं साइड बाय साइड, एक आपका केस नंबर 3 और एक आपका केस नंबर 2। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल्स टू 1/d² प्लस d -2x आ जाएगा एक के साथ, प्लस 1/d² प्लस d -2 एक के साथ आ जाएगा आपका साइन x। ठीक है, दोनों को एक्सपेंड किया। यहाँ पे केस 3 के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे केस 2 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो साइड बाय साइड करते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस 3 में हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था आपको, कि इस फॉर्म में आपको लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया, और आपकी जो यहाँ पे पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव, तो 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, एफ ऑफ डी में से जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उसे आपको कॉमन ले लेना है। तो लोएस्ट डिग्री की टर्म तो आपकी यही है, ठीक है। इसमें तो जैसे इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री तो है ही नहीं कुछ भी, d⁻0 लिख सकते हो आप, तो लोएस्ट डिग्री तो यही हुई। तो -2 को आप लेंगे कॉमन, तो 1/-2 को आपने कॉमन लिया, तो देखो क्या बचेगा। अब इनमें तो -2 नहीं था, तो -2 कॉमन लेने के लिए आप -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी सेम इसमें भी, और यहाँ से तो आप कॉमन ले ही सकते हो। तो जो ये कॉमन लोगे आप, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1। उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा -d²/2, और यहाँ से क्या बचेगा -d/2। तो वही हम लिख लेते हैं, एक बचेगा -d/2, एक बचेगा -d²/2, ये बचेगा, आपने लिख लिया। और ये जो x है आपका ये एज इट इज रहेगा।
तो अभी हम सिर्फ क्या करते हैं ना, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला हम करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका कॉमन लेने के बाद, लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेने के बाद आपकी जो फॉर्म आएगी वो इस फॉर्म की आएगी 1 ± 5d, है ना। तो वही फॉर्म, उसी फॉर्म में हमने लिया है, 1 को आगे रखा है, ठीक है। फिर इसमें से ना आप माइनस कॉमन ले लो, तभी तो आपकी ये फॉर्म बन पाएगी जो हमें चाहिए। तो इसमें से पहले आप माइनस ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 1/-2 ये 1 है आपका। इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस। यहाँ पे बचेगा आपका d/2 + d²/2। तो अब जो फॉर्म हमें चाहिए थी वो यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। 1 ± 5d, ये आपका 5d बन चुका है, 1 - 5d। अब आपको क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो टर्म है आपकी, इसको आपको लेके जाना है न्यूमरेटर में। जो कंप्लीट टर्म है इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन वहां पे लगा देंगे आप। तो -1/2 रहेगा आपका, फिर 1 - d + 2 d/2 + d²/2। इसको आप न्यूमरेटर में लेके गए तो पार कितनी होगी आपकी, -1, और x आपका एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 एक्सपेंशंस किए थे हमने बेसिक में, तो उसमें 1 - d⁻⁻1 का जो एक्सपेंशन था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। एक्सपेंशन क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 - d⁻⁻1, इसका एक्सपेंशन था आपका 1 + d + d² + d³ अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये था आपका एक्सपेंशन 1 - d⁻⁻1 का, वही हमें यहाँ पे लगाना है। तो -1/2 तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1 - d की आपकी ये वैल्यू है, अगर आप इससे कंपेयर करो तो d = दिस, d/2 + d²/2। अब 1 आप आएगा आपका सबसे पहले, फिर प्लस में d आपकी कंप्लीट ये है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 1 + d, फिर क्या है आपका d², d³ नहीं आएगा डायरेक्ट, पहले यहाँ पे d² आएगा, तो d²। अब जैसा कि हमने पढ़ा था इस रूल में एक कंडीशन भी थी कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन वहीं तक एक्सपेंड करना है जहां तक आपकी m की वैल्यू जा रही है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, इंडेक्स क्या है आपका, यहाँ पे पार है 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, d की पार भी हमें 1 तक लेके जानी है। तो 1 पार आपकी यहाँ पे आ चुकी है, बल्कि 2 ही आ चुकी है, पर वो तो आएगी ना। अगर हमें d को इन्वॉल्व करना है तो उसके साथ d² भी आएगा, तो हम सिर्फ यहीं तक एक्सपेंड करेंगे और फिर प्लस ... क्योंकि एक्सपेंशन तो आपका काफी लंबा जाता है, और यहाँ पे रहेगा आपका x, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या नेक्स्ट स्टेप में, x⁻1 है तो d की भी 1 तक ही पार रखनी है आपको। ये d² पार जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पे अब बचेगा आपका -1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + d/2। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता था कि ये जो x है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को x से करेंगे तो x, प्लस d/2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/2x, इस टाइप से, ठीक है। देखो ये इतना हो गया है ना, अब इसको भी साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में दोनों का रिजल्ट जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग केस नंबर 2, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो। तो उसमें क्या था आपका, ये जो d² है इसमें आपको प्लेस करना है d² के प्लेस पे -a², यही फर्स्ट स्टेप था उसमें आपका, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालो तो 1 है, साइन ax होता है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/d² के प्लेस पे क्या रखोगे, -1 का स्क्वायर प्लस d-2 sin x, ये आपका अब सारा एज इट इज, ठीक है। फिर अब इसको आप सॉल्व करो, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/d-3 sin x, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना होता था, जैसे ये फॉर्म आई इसको आप कंपेयर करते थे 1/d + बीटा से, है ना, 1/d + बीटा sin ax। तो अगर आप उससे कंपेयर करो 1/d + बीटा, तो बीटा की वैल्यू आएगी आपकी -3, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है आपकी -3। देखो ये ना मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, बस जस्ट समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से -3। अब आपको क्या करना होता था, ये सब एज इट इज रहेगा, ठीक है, sin x भी एज इट इज रहेगा, d - बीटा से मल्टीप्लाई और d - बीटा से डिवाइड, है ना। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू है -3, तो d - बीटा मीन्स d -3, d + 3 हो जाएगा, तो d + 3 से मल्टीप्लाई और d + 3 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होता था a - b a + b, है ना, याद आ रहा होगा सारा अगर आपने किया है तो a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², sin x आपका एज इट इज रहेगा। अब अगेन आपके पास d² आ चुका है, तो d² के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे,
ए का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर जो कि आपका -1 होगा। तो यहाँ पे आपने पुट किया d+3 है, आप यहाँ पे -1 रखो तो -1 और -9 क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस और यहाँ -10 तो ये क्या हो जाएगा, -1/10 डिनोमिनेटर में है ना ये तो, और न्यूमरेटर में क्या है आपका d+3 और साइन x। अब इसके आगे करते हैं। अब इतना हमारा आ चुका था दोनों ही केसेस का, यहाँ चल रहा था केस नंबर 3 और यहाँ पे केस नंबर 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ही साथ के साथ करेंगे। -12 यहाँ पे डी क्या है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो आप क्या कर दोगे, एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे, और डी का मतलब होता है d/dx। क्या होता है, d/dx, और आपको x का ही डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये x एज इट इज रहेगा और यहाँ से ओनली हाफ बचेगा। जब आप d ऑपरेट करोगे x पे तो वो 1 हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया इतना, इसके आगे कुछ नहीं करना। -1/10 यहाँ पे देखो d+3 sin x, तो आप क्या करोगे, d sin x, d को sin x के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को भी sin x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब अगेन d का मतलब क्या होता है, d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। sin x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 1/10 एज इट इज। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, cos x + 3 sin x। ये भी हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी -1/2 x + हाफ। तो ये आ चुका है यहाँ पे आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पहले ही निकाल लिया था, तो लास्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन, जिसको हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था हमारा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−2x। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना ये पर्टिकुलर इंटेग्रल, जो कि है आपका -12 x + हाफ, देन यहाँ पे -1/10 cos x + 3 sin x। ये हो गया है आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने आपको एग्जाम्पल 2 क्यों कराया स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें सभी चीजें आ चुकी हैं। इसमें ये भी आ गया कि अगर आपके पास एक साथ 2 टाइप के पर्टिकुलर इंटेग्रल आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सेकंड मैंने आपको इसीलिए करा दिया, आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर आपके पास डिफरेंट केसेस यूज होने हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल की, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। और स्टेप्स सब में यही होने वाले हैं आपके, पहले बेसिक स्टेप्स होंगे और फिर पर्टिकुलर इंटेग्रल हम फाइंड करेंगे, जो भी हमने केस 1, 2, 3 में जो भी रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1 में भी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख लो, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है, x², दैट मीन्स केस थर्ड की फॉर्म आपकी यहाँ पे बनेगी पर्टिकुलर इंटेग्रल की। ठीक है, तो अब इसमें वही बेसिक से स्टेप, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेना है सिम्बलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो d² आ जाएगा, माइनस में 4y क्या आएगा आपका, d² माइनस में 4y इज इक्वल्स टू x²। अब आप इसमें से y कॉमन ले लोगे तो d² - 4y इज इक्वल्स टू x², ये हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप फाइंड करते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो उसमें y का जो कोफिशिएंट है d² - 4, उसको आप 0 से इक्वेट कर दो, ये आ जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं इसके रूट्स, तो d² - 4 इज इक्वल्स टू 0 क्या है, d² - 4 इक्वल्स टू 0, तो d² इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और आपको तो पता है ये 4 का रूट होता है 2, पर रूट से 2 वैल्यूज बाहर निकलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो +-2, ये 2 आपके रूट्स हो जाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के। फिर फोर्थ स्टेप में हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जैसा कि रूट्स रियल और डिफरेंट हैं, तो उसके लिए जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है c1 e⁻m1x। अभी हमने एग्जाम्पल 2 में भी यूज की है, c2 e⁻m2x। इस टाइप से 2 टर्म्स लिखेंगे क्योंकि आपके 2 रूट्स हैं यहाँ पे। तो m1 m2, एक आपका है 2, एक है -2, तो e⁻2x e⁻−2x, तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻−2x। अब हम फाइंड करते हैं जो मेन पार्ट है पर्टिकुलर इंटेग्रल, और इसमें केस थर्ड आपका यूज होगा। अब फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f ऑफ d, और जो कैपिटल x है आपका वो, तो कैपिटल x इक्वेशन में गिवन है वो आपका x² है, और f ऑफ d जो हमने कॉमन लिया था y, फिर आपके पास d² - 4 बचा था, वो होता है आपका फंक्शन ऑफ d। तो दोनों वैल्यूज आपने पुट करी। अब आपको क्या करना होता है, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे केस नंबर 3, क्योंकि उसी की फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो केस 3 में फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होता है, लिख लिया आपने। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसे आप कॉमन लोगे। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है आपकी, -4, तो -4 को अब आप कॉमन लोगे, तो 1/-4 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, वो हमने कर दिया यहाँ पे 1। फिर माइनस का d²/4, क्योंकि यहाँ से जब आपको -4 कॉमन लेना है तो -4 से मल्टीप्लाई और -4 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो मल्टीप्लाई वाला तो कॉमन गया, बचा आपके पास माइनस का डी स्क्वायर बाय 4, वो ये रहा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। फिर आपको क्या करना होता है, मतलब हम इस 1 को आगे क्यों लिखते हैं ये भी आप देख लो, क्योंकि हमें जो इक्वेशन बनानी है वो इस फॉर्म की बनानी होती है 1 प्लस माइनस 5d फॉर्म की, मीन्स 1 आपका आगे ही रहना चाहिए, तो इसलिए हम आगे रखते हैं इसको। उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, जो आपकी ये टर्म है इसको न्यूमरेटर में ले जाओ ताकि पावर आपके हो जाए नेगेटिव और आप इस पर बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सको, ठीक है। तो आप ऊपर लेके चले गए इस टर्म को न्यूमरेटर में, नेगेटिव पावर हुई। अब इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, 1 माइनस डी रेज टू पावर -1, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। 1 माइनस डी, ये फॉर्म देख लेनी है आपको कैसी बन रही है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस ये डी हो गया आपका रेज टू पावर -1, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, अप टू कहाँ तक जाता है ये, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, -1/4 और एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीजें एज इट इज रहेंगी, यहाँ पे अप्लाई करो। सबसे पहले है 1 प्लस में डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर बाय 4, तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस फिर क्या आएगा आपका डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। लेकिन इस वाले स्टेप में हमारे पास क्या था कि हमें एक्सपेंड वहीं तक करना है जहां तक आपकी m की वैल्यू है। यहाँ पे x रेज टू पावर m होता है, तो m की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 डिग्री आ गया, इनफ है, उससे आगे आपको एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि उसके आगे के टर्म्स हो जाएंगे आपके 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4 से करोगे तो 1/4 अलग और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसे ऑपरेट कर देना है आपको। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स होना है डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और किसका होना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अगर मैं 2 टाइम्स करूँ डेरिवेटिव तो फर्स्ट टाइम पे हो जाएगा 2x, और इसका अगेन करूंगी तो हो जाएगा ओनली 2, तो वही यहाँ पे लिख रखा है, बाकी सारी चीजें सेम है। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्लेस में यहाँ पे 2 लिख रखा है, इसको अगर मैं कैंसिल करूं यहाँ से तो 2 हो जाएगा, बचा क्या आपका -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। ये आ गया है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। एट लास्ट आपको लिखना होता है यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल y से, सबसे पहले लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देन जो हमारा ये आया पर्टिकुलर इंटीग्रल वो, तो ये होता है आपका एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। सेम वैसे ही ना एग्जाम्पल 2 की तरह, उससे भी ईजी है क्योंकि वहां पे तो 2 केसेस यूज किए थे हमने, यहाँ पे आपका बस केस 3rd यूज हो रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड देखो, इसकी केस 3rd भी यूज होगा, केस 1st भी यूज होगा और केस 2nd भी यूज होगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी किसकी वैल्यू होती है, कैपिटल एक्स की। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक स्टेप से। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन इन सिम्प्लिक फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई 2 टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, माइनस में 4dy प्लस 4y, राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पे एज इट इज रहेगी। इसमें से अब आपको कॉमन ले लेना है y, तो जब आप y कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और y आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप होता है आपको फाइंड करनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके लिए आप y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, ये बन गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको आप कैसे करोगे, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। जब आप मिडल टर्म से करोगे ना तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, d-2 एंड d-2, तो उन्हें आप कैसे लिख सकते हो, d-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब d-2 इक्वल टू 0 एंड अगेन d-2 इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 2 रूट्स आ चुके हैं आपके और जो कि इक्वल हैं। तो फोर्थ स्टेप में, हाँ तो थर्ड स्टेप तो ये आपने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिए, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। फोर्थ स्टेप में आपको फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसका नेचर कैसा है, दोनों आपके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, e⁻m1x, जनरल फॉर्मूला मैं बताती हूँ, e⁻m1x c1 प्लस c2x, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जब आपके 2 रूट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे m1 क्या है आपका 2, तो e⁻2x एंड देन c1 प्लस c2x, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो हमें फाइंड करना है, 3 पार्ट्स में यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा तीनों केसेस के लिए। तो अब फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसमें सबसे पहले ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तीनों आपके जो केसेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, देन e⁻x, देन cos 2x। अब इनको आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, तीनों केसेस को, तीनों केसेस आपको आते ही हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले केस नंबर 3 की फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, x⁻m की फॉर्म है, m आपका 2 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले जो लोएस्ट डिग्री की टर्म है उसको आपको कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री की कौन सी टर्म है, 4, तो 4 को आप कॉमन लोगे। यहाँ पे तो 4 इन्वॉल्व है बट यहाँ पे 4 इन्वॉल्व नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई वाला जो है उसे कॉमन ले लोगे, डिवाइड वाला आपका रह जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे इसके प्लेस पे आएगा 1, देन फिर माइनस क्या आएगा, 4 कॉमन लिया, d बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 4 कॉमन ले लो, d² बाय 4, x² आपका एज इट इज।
उसके बाद यहाँ पे वन को ही आगे क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेके आनी होती है अपनी जो इक्वेशन है, कॉमन लेने के बाद, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेने के बाद हमें किस फॉर्म में लेके आनी होती है, 1 प्लस माइनस 5d, मीन्स 1 आपका आगे रहना चाहिए, इसलिए हम रखते हैं। देन फिर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आना चाहिए और 5d, तो इसमें से हमें माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो प्लस तो आपका नहीं आ सकता, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और फिर माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पे टर्म आएगी उसको आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, ताकि जो उसकी पार है वो नेगेटिव हो और हम वहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर सकें। तो वही हुआ है यहाँ पे, पहले तो आपने कॉमन ले लिया, जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 1 4 इंटू में है 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4, और इसकी पार है आपके अभी 1, फिर आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये फॉर्म हो जाएगी 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 रेज़ टू पावर -1। अब इस पे आपको क्या करोगे, बायनोमियल एक्सपेंशन से इसे एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंशन कौन सा लगेगा यहाँ पे, 1 माइनस डी रेज़ टू पावर -1 है, तो वही जो हमने एग्जाम्पल 1 और 2 दोनों में लगाया वही एक्सपेंशन लगेगा। क्या 1 माइनस डी रेज़ टू पावर -1 का क्या होता है, पहले 1 प्लस डी स्क्वायर अप टू, वो वही कहाँ तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो वही यहाँ पे एक्सपेंशन अप्लाई किया आपने, देखो 1 प्लस में d की कंप्लीट वैल्यू ये है d माइनस डी स्क्वायर बाय 4, तो d के प्लेस पे d माइनस डी स्क्वायर बाय 4, फिर है d स्क्वायर, सो दैट मीन्स d माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब 2 हमें एक्सपेंड कहाँ तक करना है, ये x स्क्वायर है आपके पास, तो जो हाईएस्ट टर्म है वो आपकी आनी चाहिए 2, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट टर्म कितनी है आपकी, d है और d रेज़ टू पावर 2 है। नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसमें आ जाएगा आपका क्यूब, ठीक है, पर हमें एक्सपेंड वहीं तक करना है जहां तक आपकी m की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे वाली टर्म्स आपकी 0 हो जाती हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/4 कॉमन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1 प्लस यहाँ से माइनस डी स्क्वायर बाय 4 आ गया। यहाँ पे देखो जब डी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो आपकी हो जाएंगे डी की पावर 4, और जो कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर 2 रखनी है, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा डी का स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी आपकी, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करना है 1/4 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर बाय 4 और प्लस का डी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 3/4 डी स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे अभी हम करते हैं, अब हम देख लेते हैं इन दोनों केसेस को। फर्स्ट तो आपका सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे है आपका केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 आपका सिंपल सा ही होता है, तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्म है वो है केस नंबर 1 की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली है, केस नंबर 1 होता है। केस नंबर 1 में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म है वो होती है e रेज़ टू पावर ax, तो यहाँ पे तो 1 है आपकी a की वैल्यू, तो d के प्लेस पे आपको ये 1 पुट करना है, जहां पे भी d दिखे उसके प्लेस पे 1, d का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 4d मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 4 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 प्लस 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 प्लस 4 इज 1, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1/1 e रेज़ टू पावर x, सिंपली सॉल्व होने के बाद आपके पास बचेगा e रेज़ टू पावर x, ठीक है। तो इसको भी आपने सॉल्व कर लिया, वही सेम चलता रहेगा, e रेज़ टू पावर x आपका कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने इस केस पे, जो कि आपका सेकंड केस है, प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है, अच्छे से याद होगा आपको। इसमें हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है, और ए की क्या वैल्यू होती है, जो आपके ये इसके साथ होता है कॉस ए एक्स, इस टाइप से होता है, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो यहाँ पे डी स्क्वायर के प्लेस पे आप पुट करोगे -2 का स्क्वायर, जो कि होता है -4, तो आपने यहाँ पे पुट किया -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4, माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे -1/4 डी कॉस 2x, -1/4 और 1/d cos 2x, तो यहाँ से -1/4 1/d cos 2x, 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन, जैसे d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो आपने यहाँ पे क्या किया, cos 2x 1/d के प्लेस पे इंटीग्रेशन कर दिया। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है sin x, तो sin 2x आ गया आपका। उसके बाद 2x का जब डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2, और इंटीग्रेशन के केस में उसे हम लिखते हैं डिवाइड में, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -1/4 एंड -1/4 इंटू 1/2 इज -1/8 sin 2x, यहाँ तक हो गया था अपना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/4 ये जो x स्क्वायर है इसको इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर को 1 से करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, फिर d x स्क्वायर देन d/4 d स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x एज इट इज, और यहाँ से -1/8 sin 2x एज इट इज। मतलब ये जो दोनों केस 1 और केस 2 थे आपके, तो सॉल्व हो ही चुके हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। यहाँ पे d का मतलब क्या होता है, d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x, देन 3/4 आपका एज इट इज रहेगा। इसको अगर मैं करूँ तो देखो 3/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम में हो जाएगा 2x, सेकेंड टाइम में ओनली 2, तो यहाँ पे
2 से 4 कैंसिल करोगे 2 आएगा, मतलब 3/2 आपका बचेगा यहाँ पे। तो ये आ चुका है आपका यहाँ से पर्टिकुलर इंटेग्रल। एट लास्ट हमें लिखना होता है कंप्लीट इंटेग्रल, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल y से। फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्मॉल y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ये निकाला था, पर्टिकुलर इंटेग्रल अभी हमारा ये आया है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके एक्सरसाइज 4.4 के एग्जाम्पल्स। तो डिफरेंट क्या है, वही पर्टिकुलर इंटेग्रल जो हर एक्सरसाइज में डिफरेंट है आपका, ठीक है। फॉर्म आपको ध्यान रखना पर्टिकुलर इंटेग्रल की, वर्किंग स्टेप याद रखना है, कौन सा स्टेप आपको फर्स्ट लेना है, कौन सा सेकंड लेना है। और इसका मैं क्या करूंगी कि टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उस पे जो डिफरेंट ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आप पढ़ रहे हो ना, डिफरेंट केसेस, इनका एक चार्ट बना के मैं डाल देती हूँ, इनके स्टेप्स लिख के, ताकि आपको याद करने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सरसाइज 4.4। तो एग्जाम्पल्स अगर समझ में आ गए तो एक्सरसाइज भी कर ही लोगे, है ना। तो एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है 4.4। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशंस में, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहां पे मैं डाल दूंगी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 4.4 के। फिर भी अगर पूरे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डाउट लेक्चर में वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर, ऑल्सो स्टे ट्यून।